अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सोच के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आबिद सईद और आप देख रहे हैं DBTV.live। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे इस वक्त जारी जो पाकिस्तान इंडिया क्राइसिस सिचुएशन है उस हवाले से। और मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, ईसा नकवी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बड़ा गहरी नज़र रखते हैं पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस के हवाले से, और उनके साथ मौजूद हैं ज़फ़र शेख सीनियर जर्नलिस्ट हैं। इनसे बात करेंगे कि इस सारी क्राइसिस सिचुएशन के हवाले से जो मीडिया का किरदार है वो कितना अहम है। यहाँ पे लेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कहीं मत जाइए। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम सोच में हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, ईसा नकवी हैं, ज़फ़र शेख साहब हैं, उनसे हम बात करेंगे। ईसा, जो करंट सिचुएशन चल रही है पाकिस्तान इंडिया के साथ, कल 2 त्यारे भी गिराए, जवाब भी बड़ा मुंह तोड़ किस्म का दिया। इस सारी सिचुएशन में आप क्या बिल्ट होता देख रहे हैं? किस तरफ जा रहे हैं? क्या हम वाकई जंग की तरफ जा रहे हैं या अमन वापस आ सकता है, या ये दोनों मुल्क जो हैं इन्होंने कोई फाइनली तय कर लिया कि ठीक है जंग ही हल है सारे मसाइल का? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मेरा ख्याल है कि जो इमरान खान की स्पीच थी कल की, वो बड़ी क्लियर थी, बड़ी वाज़ेह थी, जिसमें ये साबित कर देने के बाद कि पाकिस्तान में ये कैपेबिलिटी मौजूद है कि वो अपनी सरहदों का दिफा भी जानते हैं, और अगर कोई इनकर्जन होती है, कोई हमला होता है, उसका मुंह तोड़ जवाब देने की भी सलाहियत रखते हैं। जो असल बात थी, उनका जो मैसेज था इंडिया को, उसमें वो ये था कि भाई जंग जो है वो मसले का हल नहीं है। एग्ज़ाम्पल्स उन्होंने कोट की, वर्ल्ड वॉर 1 की, वर्ल्ड वॉर 2 की, वियतनाम की, और एक ख़ास जो एक टर्म इस्तेमाल की, मेरा ख्याल है कि वो भी एक बड़ी सटल मैसेजिंग थी, जब उन्होंने कहा कि मिस कैलकुलेशन। दैट मीन्स कि उन्होंने ये इंडिया को बताया कि आप मिस कैलकुलेट ना करें, पाकिस्तान को अंडर एस्टिमेट ना करें। ये मत सोचें कि जो आपके एंकर्स टीवी चैनल्स के ऊपर बैठ के भाषण देते हैं तो उस तरीके से जब जंग की स्ट्रेटजी वो टीवी चैनल्स पे बनाई जाती है वो उस तरह से इम्प्लीमेंट। मतलब आप ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से अभी भी अमन की ख्वाहिश का इजहार किया जा रहा है, लेकिन जहाँ तक बात है मीडिया की, और हमने ये देखा है कि हमारा मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी हद तक मैच्योर रिस्पॉन्ड कर रहा है इस सारी क्राइसिस सिचुएशन के हवाले से, लेकिन इंडियन मीडिया जो है उसकी तरफ से बड़ा इमेच्योर किस्म का रवैया है, बड़ा बचकाना रवैया है, और जंग तो ऐसे जैसे उनकी ख्वाहिश है कि आज की लगते अभी लगे। तो ज़फ़र साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये जो मीडिया का किरदार है, दोनों मुल्क बड़ी स्ट्रेटजिक पोजीशन पे हैं, पूरी दुनिया के लिए ये एक वर्ल्ड वॉर 3 की सूरत इख्तियार कर सकती है, तो मीडिया का रोल आप किस नज़र से देखते हैं, स्पेशली इंडियन मीडिया का? देखिए, इंडियन मीडिया का जो रोल है, यानी इस क्राइसिस में भी और इससे पहले भी, वो नहायत हैरत अंगेज़ है। वो मोदी की बी टीम का, बल्कि उसके पॉलिटिकल फ्रंट के तौर पे वहाँ काम कर रहा है। ऐसा नहीं लगता कि वो उनको इस चीज़ का कोई इदराक है कि जो इंडियन स्टेट है उसको कहीं वो डैमेज कर रहे हैं। उन्हें इस चीज़ का इदराक नहीं है कि जो जर्नलिज्म की जो शाइनिंग वैल्यूज़ हैं वो क्या हैं। उनकी असल ज़िम्मेदारी सच बताना है, लोगों को बताना है कि दुनिया में हो क्या रहा है, जो मामलात हैं वो किधर जा रहे हैं। अभी तक जो पूरी इंडियन मीडिया है वो पेट्रियाटिज़म का सहारा लेके एक्चुअली वो मोदी को सर्व कर रहा है, और वो ये चाह रहा है कि फियर मॉन्गरिंग और वॉर मॉन्गरिंग जो है उसके ज़रिए वो टारगेट हासिल करे जो कि मोदी इसके लिए करना चाह रहा था। अच्छा, वो टारगेट क्या है? जहां बहुत सारी चीज़ें हैं, उनका जो प्राइम टारगेट था वो ये है कि इलेक्शन आने वाले हैं, 2 महीने से कम वक्त रह गया है, उसमें मोदी साहब को जीतने का कोई चांस नज़र नहीं आ रहा था, और उसके लिए उन्होंने ये एक एडवेंचर क्रिएट किया, और इस एडवेंचर में मीडिया ने हर तरह का किरदार अदा किया। ये और वो एडवेंचर उनके लिए मिस एडवेंचर भी हो गया। जी, मिस एडवेंचर हो गया। ये सोचे समझे बगैर कि महज एक शख्स की ज़ाती ख्वाहिश को पूरा करने के लिए, एक पार्टी को इख्तिदार में रखने के लिए, जो कि अब नेचुरली डाई आउट होती नजर आ रही है, वो लोग 1.5 अरब की आबादी को खतरे में डाल रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमारा मीडिया, अगर हम देखें, नॉर्मली इस पे भी बड़ी तनकीद की जाती है कि हमारा मीडिया भी बड़ा इररिस्पॉन्सिबल बिहेव करता है, लेकिन जब हम इस क्राइसिस सिचुएशन को, जो स्पेशली पिछले 3-4 दिन से चली आ रही है, पाकिस्तानी मीडिया के रोल को आप किस निगाह से देखते हैं? पाकिस्तान के मीडिया का सबसे बड़ा नाक़िद मैं खुद हूँ, लेकिन इस मामले में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी मीडिया ने बहुत सेंसिबल बिहेव किया। अगरचे हम पे भी एक पेट्रियाटिज़म का प्रेशर होता है, हम पे भी लोगों का प्रेशर होता है, वो कहते हैं कि यार आप अपने दुश्मन के खिलाफ जो है सख्त बात करें और उसकी नेगेटिव चीज़ों को इनकरेज करें, पॉजिटिव चीज़ों को आप नज़रअंदाज कर दें और आप अपनी हर चीज़ को हाईलाइट करें। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तानी मीडिया ने जो सब्र का और हकीकत का और सच का दामन है वो नहीं छोड़ा। पाकिस्तानी मीडिया ने बहुत सेंसिबली बिहेव किया। उन्होंने ये बताया, मसलन हिंदुस्तान में जब झगड़ा हुआ और उन्होंने हमला किया और एक दावा किया कि 300 साढ़े 300 बंदे मार दिए, तो उन्होंने नहीं पूछा
कि भाई वो जो दो बंदे मारे हैं उसके सबूत कहाँ हैं, तस्वीरें कहाँ हैं, वीडियो कहाँ हैं, ग्राफिक्स कहाँ हैं। उसके अगेंस्ट पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि जनाब हम जाना चाहते हैं, हमारी आर्मी ने इजाजत दी, जगह ओपन कर दी, हमारा मीडिया वहां गया, मतलब जब हम पैट्रियटिज्म की बात करते हैं स्पेसिफिकली मीडिया पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, तो ऐसा क्या पैट्रियटिज्म इस चीज़ का नाम है कि दोनों तरफ जंग लड़ जाए और लोग मरें, बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हों, हित्ता जो है उसमें से अमन ख़त्म हो जाए, ये पैट्रियटिज्म की निशानी है या पैट्रियटिज्म अपने लोगों के लिए, अपने मुल्क के लिए एक अमन का पैगाम बहाल करना है? देखिए, सेनर वॉइसेस को जो है ना वो जगह मिलनी चाहिए टीवी स्क्रीन्स के ऊपर। इंडिया में ख़ास तौर पे जो टीआरपीज़ की दौड़ है, जिसको आप रैट रेस, अगली रैट रेस ऑफ रेटिंग्स कहते हैं, वो फॉलो करने के चक्कर में वहाँ पर ये सब कुछ हुआ। बट आई समहाउ बिलीव कि मीडिया के रोल को डिस्कस करने से ज़्यादा इस वक्त जो ज़रूरी है वो ये कि अब जो ये सूरत हाल पाकिस्तान और भारत के दरमियान बन गई और उसके ऊपर ख़ास तौर पे जो इंटरनेशनल कम्युनिटी का रिस्पांस आ रहा है, उसमें आप ये देखिए कि एक डबल स्टैंडर्ड है। इंटरनेशनल कम्युनिटी के हवाले से मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो हमारे नेबर्स हैं, स्पेशली टर्की वगैरह हैं या ईरान है, जो अफगानिस्तान है, या जो इंटरनेशनल पावर्स हमारे साथ खड़ा होने की बात करती हैं, वो किस हद तक हमारे साथ हैं और हम डिप्लोमेटिकली जो हमें तनहा करने की बात की जाती थी, क्या हम वाकई तनहा हैं या हमारे साथ इंटरनेशनल कम्युनिटी खड़ी है? इस पर हम बात करेंगे। नाज़रीन, जहाँ पे लेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है इंटरनेशनल कम्युनिटी की, पाकिस्तान के पार्टनर्स की, पाकिस्तान के अलायंसेस की, वो किस हद तक मजबूत हैं। ईसा, आप क्या देखते हैं कि टर्की, अफगानिस्तान, ईरान या जो बाकी इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो इस सारे क्राइसिस में किसके साथ खड़ी है? क्या पाकिस्तान के स्टांस को सपोर्ट किया जा रहा है या इंडियन एग्रेशन को सपोर्ट किया जा रहा है, या आने वाले दिनों में ये अलायंसेस क्या रीन्यू होंगे, रीबिल्ड होंगे? देखिए, वैसे तो हम एक इलाकाई सफ़बंदी, नई इलाकाई सफ़बंदी, रीजनल रीअलाइनमेंट जो है उसकी तरफ जा ही रहे हैं, लेकिन इस सारे क्राइसिस में एक इंतहाई अफसोसनाक पहलू यह है कि इसको समझने के लिए आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि भारत जो है उसको एक मार्केट के तौर पर देखा जाता है। जितने भी ममालिक हैं वो इस रीजन में दोनों ममालिक को, पाकिस्तान और इंडिया को, मार्केट्स के तौर पे देखते हैं। भारत ज़्यादा बड़ी मार्केट है, वहाँ पे कंज्यूमर की तादाद ज़्यादा है, वो भारत को नाराज़ नहीं करते। इंतहाई यानी कि इख्तिसार के साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि जो यूएन चार्टर है, अगर आप उसको देख लें, जितने ममालिक हैं, जिन की भी स्टेटमेंट्स आई हैं, आखिर में तो ये अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन है, और ये जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं जिसमें एक वाज़े तौर पर टिल्ट भारत की तरफ नज़र आ रहा है कि उनके डबल स्टैंडर्ड्स हैं। अगर ये बात तस्लीम कर ली जाए कि पाकिस्तान में टेररिस्ट कैंप्स थे जिनको अटैक किया गया, इवन देन अंडर नो इंटरनेशनल लॉ, अंडर द यूएन चार्टर, इंडिया कैन नॉट क्रॉस ओवर इनटू द पाकिस्तानी टेरिटरी विच इज़ अ सॉवरेन कंट्री। जो एनश्राइंड प्रिंसिपल्स हैं अक़वाम मुत्तहिदा के, उसकी सरीहन खिलाफ वर्जी की है भारत ने हमारी एयर स्पेस को वायलेट करके। अभी ये जो पायलट गिरफ्तार हुआ है उनका, ठीक है, अब इंडिया की तरफ से ये शोर सुनने में आ रहा है कि जी जिनेवा कन्वेंशन को सामने रखते हुए हमें पायलट वापस कर दिए। तो जिनेवा कन्वेंशन तो सिर्फ वॉर प्रिजनर्स को डील नहीं करता क्या? और अगर इंडिया जो है जिनेवा कन्वेंशन को लागू करवाना चाह रहा है तो इट मीन्स कि इंडिया ये साबित कर रहा है कि वॉर स्टार्टेड। नहीं, जिनेवा कन्वेंशन में सिर्फ एक प्रिजनर ऑफ वॉर नहीं, उसके अलावा भी मुख्तलिफ शिकें हैं। उसमें ये देखना होगा, ये एक लीगल मैटर है जिसके ऊपर ऑब्वियसली अगले 1 से 2 रोज़ में फैसला होगा कि आया अभिनंदन को जो है वो किस आर्टिकल के तहत जिनेवा कन्वेंशन के उसको ट्रीट किया जाएगा। बट अगेन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका समेत जो वेस्टर्न पावर्स हैं, उनकी जो स्टेटमेंट्स आई हैं जो कि इंडिया की तरफ टिल्ट करती हैं, इस सारे सिनेरियो में इंटरनेशनल कम्युनिटी को इंडिया के इस एक्ट ऑफ एग्रेशन को, जो कि उन्होंने इनिशिएट किया और पाकिस्तानी एयर स्पेस की वायलेशन की, उसको कंडेम करना चाहिए था, ना कि ये कि डी एस्केलेशन के साथ भारत के मौक़िफ़ की बात कर दी जाती। ये तमाम सैंक्शंस जो हैं वो ऑथराइज होती हैं इस किस्म के किसी भी एक्ट के लिए। एक बाकायदा निज़ाम, मैकेनिज़्म मौजूद है और पाकिस्तान को बड़ा ब्लंटली डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर इस मामले को उठाना चाहिए, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा। जफर साहब से मैं जानना चाहूँगा कि OIC का इजलास अभी सामने है और उसमें हमारे ही बड़ी मुस्लिम कंट्रीज़ ने जो है वो सुषमा स्वराज साहिबा को एज ऑब्जर्वर इनवाइट कर लिया, तो पाकिस्तान को उस पर क्या स्टांस होना चाहिए? क्या बड़ी सारे हलकों से ये बात सामने आ रही है कि पाकिस्तान जो है वो OIC से रिजेक्ट कर दे, OIC में ना जाए। दूसरी तरफ ये एक शोर भी आ रहा है, ये भी आवाज़ उठ रही है कि पाकिस्तान जाके वहाँ पे कंडेम करे उस इजलास के अंदर कि सुषमा स्वराज की मौजूदगी को। आप देखें, ये 2 सिचुएशंस है। एक सिचुएशन जो है वो 26 फरवरी से पहले की है
और वो सिचुएशन जो है वो 26 फरवरी के हमले के बाद फ़ौरन तब्दील हो गई। 26 फरवरी से पहले की सिचुएशन ये थी कि हमारी कोशिशों के बावजूद हमारा इंडिया से कोई डायलॉग नहीं हो पा रहा था। OIC ने अगर सुषमा को बुलाया तो हमें उस पर एतराज़ तो था, लेकिन हमने उसको लीनियंटली लिया और ये समझ के लिया कि चलें आ रहे हैं, हम बात ही कर लेंगे, साइडलाइन मीटिंग्स हो जाएंगी, साइडलाइन मीटिंग्स हो जाएंगी, कोई बात नहीं, हमें अपने जो डिस्कशन विंडो है या ट्रैक 2 का कोई एक फोरम जो है हमें खुला रखना चाहिए। अच्छा, लेकिन 26 के बाद सूरत हाल तब्दील हो गई और उसमें पाकिस्तान ने ऑलरेडी OIC से इस पे एजिटेट किया है और कहा है कि जनाब, एक आपके मेंबर मुल्क के खिलाफ हिंदुस्तान ने बाकायदा जारहियत की, उसने हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को वायलेट किया, वो हमारे अंदर इंट्रूड करके आया, अटैक किया, और जो उसका क्लेम था सारा फॉल्स क्लेम, वो साबित भी नहीं कर सका। तो ऐसे में आप उस मुल्क के वजीर खारजा को आप गेस्ट ऑफ ऑनर करके बुला रहे हैं, तो ये हमारे लिए तकलीफदेह बात है। अच्छा, इसमें शाह महमूद कुरैशी साहब ने अभी तक का जो स्टांस है वो ये कहा है कि वो अगर सुषमा को बुलाया गया तो मैं नहीं जाऊंगा। तो ऐन मुमकिन है कि इसमें आखिरी मरहले पे कोई तब्दीली हो जाए, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि OIC जो है वो एक बिल्कुल नाकाम इदारा है। आज तक उसने मुसलमानों के इज्तिमाई मफाद के लिए और खुसूसन पाकिस्तान के लिए कभी कोई पॉजिटिव रोल अदा नहीं किया। मैं उसके बहुत सख्त खिलाफ हूं। इस हवाले से मजीद बात करेंगे कि आने वाले दिनों में ये जो मुस्लिम कंट्रीज का ब्लॉक है या जो सऊदी अरब ने एक फोर्सेस जो है 28 नेशंस की बनाई हुई है, उसका क्या रोल होगा इस सारे मामले के हवाले से। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है मुस्लिम कंट्रीज़ के हवाले से। मैं मुस्लिम कंट्रीज़ के हवाले से तो ईसा आपके से बाद में बात करूंगा। मैं ये जानना चाहूँगा, आपकी नज़र है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर, स्पेशली इंडियन इलेक्शंस आर कमिंग, तो वहाँ पे जो अपोजिशन है वो बड़ी, जब पेट्रियाटिक की हम बात करते हैं तो अपोजिशन, हमारे मुल्क में तो अपोजिशन पार्टीज़ जो हैं वो भी गवर्नमेंट के साथ खड़ी हैं इस इशू के ऊपर कि पाकिस्तान के डिफेंस पे, पाकिस्तान की सालमियत के हवाले से कोई भी बात होगी तो हम एक हैं सारे। लेकिन वहाँ पे हम ये देखते हैं कि बड़ी क्लियर आवाज़ें उठ रही हैं अपोजिशन की तरफ से कि जो भी मोदी की ये पॉलिसीज़ हैं, वॉर पॉलिसीज़, वो बड़ी ख़राब हैं। आप किस तरह देखते हैं कांग्रेस और जो भारतीय जनता पार्टी है BJP, इसके इलेक्शंस में इस चीज़ को किस तरह लिया जाएगा? देखिए, 22 सीटों की बात है और 22 सीटों के इलेक्शन के ऊपर मोदी ने जो है वो पूरे भारत की जो इंटरनल फाइबर ऑफ अ कंट्री है उसको स्टेक के ऊपर लगा दिया। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो इस वक्त, और इवन ना सिर्फ ये कि पॉलिटिकल पार्टीज़ भारत में, बल्कि जो सीनियर वॉइसेस हैं जिनको आप कहते हैं कि कुछ एक अच्छी सोच रखने वाला, पॉजिटिव मस्बत सोच रखने वाला दानिश्वर तबका है, वो कह रहा है कि ये एक शख्स अपनी एक जो जिंगोइस्टिक माइंडसेट है, जो हिंदुत्व का जिंगोइस्टिक माइंडसेट है, उसकी वजह से इस मुल्क को, इस खित्ते को जंग की आग में धकेल रहा है। असल में वहाँ पर जो वॉर मॉन्गरिंग हो रही है, इन लोगों को अंदाज़ा ही नहीं है। दिस एरिया हैज़ नेवर सीन फुल फ्लेजेड वॉर विद द मॉडर्न वेपनरी। जो आज के हथियार हैं उसके साथ इस एरिया ने, इंडियन सब कॉन्टिनेंट ने कभी जंग सफ़र ही नहीं की। अगर जंग हो जाती है, अगर अल्लाह ना करे, पीस मस्ट प्रिवेल, लेकिन अगर जंग हो जाती है और हम पूरा हक रखते हैं अपने डिफेंस का, अपने मुल्क की सालमियत का, पूरा पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान फ़ौज के साथ शाना बशाना खड़ा है, अगर जंग हो जाती है तो आप मुस्लिम कंट्रीज़ को कहाँ खड़ा देखते हैं? क्या पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगी मुस्लिम कंट्रीज़, या इसमें भी ब्लॉक्स जो हैं वो डिफरेंट बन जाएंगे? नहीं, ये कहना कबल वक्त होगा। अब दुनिया बड़ी अजीबो गरीब हो चुकी है। ज़ीरो सम गेम नहीं है कि अगर पाकिस्तान के साथ किसी का ताल्लुक है तो वो इंडिया के साथ नहीं रख सकता, या पाकिस्तान का किसी एक मुल्क के साथ ताल्लुक है तो दूसरे के साथ नहीं रख सकता। लोगों ने एक तवाज़ुन पैदा करना होता है, अपने अपने ताल्लुकात होते हैं, मुख्तलिफ ममालिक से अपने इंटरेस्ट होते हैं। OIC वाली बात को मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि शाह महमूद कुरैशी को जाना चाहिए OIC में, चाहे सुषमा स्वराज वहाँ पर आती हैं या नहीं। ये बात हमें तस्लीम करनी चाहिए। भारत में भी 18-20 करोड़ मुसलमान मौजूद हैं, और अगर भारतीय वज़ीर ख़ारजा वहाँ पर मौजूद होती हैं और दूसरी तरफ तमाम मुस्लिम ममालिक के वज़राए ख़ारजा, यही वक्त है कि उसको, उस नाकारा फ़ोरम को एक अच्छे फ़ोरम में कन्वर्ट किया जाए और वहाँ पर बिठाकर सुषमा स्वराज को ये बताया जाए मुसलमान ममालिक की तरफ से कि आप जो 20 करोड़ की आबादी मुसलमानों की है उसके साथ कैसा सलूक रवा रखे हुए हैं। आप कश्मीर को अपना टूट अंक तो कहते हैं, आप कहते हैं कि कश्मीर आपका हिस्सा है, वहाँ पर जितनी आबादी है वो मुसलमान है, ना आप उनको जुमा की नमाज़ पढ़ने देते हैं, ना आप उनको मुहर्रम
मुहर्रम में जुलूस निकालने देते हैं, ना उनको मजहबी आज़ादी है। तो ये कौन सी रियासत है? दुनिया की सबसे बड़ी कौन सी जमहूरियत है? वहाँ पर बिठा के बाकायदा सुषमा स्वराज को इन मुस्लिम ममालिक की तरफ से मैसेज देना चाहिए और उसमें पेश होना चाहिए वज़ीर ख़ारजा को। और अगर कोई साइड लाइन के ऊपर मुलाकात करके सुषमा स्वराज के साथ इस टेंशन को डीएस्केलेट किया जा सकता है, वो भी किया जाना चाहिए। जफर साहब, आपको लग रहा है कि आने वाले जो घंटे हैं या आने वाले जो दिन हैं, अब तो घंटों में चूंकि बातें चल रही हैं, तो ये मामला अमन की तरफ वापस आएगा या जंग की तरफ जाएगा? जी, मेरा ख्याल ये है कि अमन की तरफ आएगा और उसकी एक बड़ी वजह ये है कि अमेरिका यहाँ फंसा हुआ है। तो अफगानिस्तान में उसने तमाम कोशिश करके देख ली, किसी तरह वहाँ से जान छुड़ाए, जान उसकी नहीं छूट रही थी। बिलाखिर उसको पाकिस्तान की तरफ से अपनी स्ट्रेटजी तब्दील करनी पड़ी। कैरेट एंड स्टिक की जो पॉलिसी थी वो बुरी तरह फ्लॉप हुई, नाकाम हुई। चुनाचे उसने पाकिस्तान के साथ रिकनसाइल किया। तो पाकिस्तान ने कहा ठीक है, हम आपकी मदद करेंगे ताकि आप इस क्राइसिस से निकलें। हमें आपसे ज़्यादा अपने अफगान भाइयों की फिक्र है और उनसे ज़्यादा हमें अपनी फिक्र है कि अफगानिस्तान जितना बदमनी का शिकार होगा उतना ज्यादा स्पिल ओवर इफेक्ट पाकिस्तान पे तो अमेरिका ये चाह रहा है, अमेरिका की इंटरेस्ट ये है कि पाकिस्तान कम से कम अगले 1-2 साल जो है यहाँ कोई बड़ी ट्रबल ना हो, कोई वॉर ना हो, ताकि कम से कम उसकी जान यहाँ से निकल जाए और वो यहाँ से बच के चला जाए। तो इसलिए वो देखिए ना, हिंदुस्तान को सबसे बड़ी शय अमेरिका की तरफ से, मतलब आप ये समझते हैं कि इस वक्त हालात जो हैं वो फुल फ्लेज वॉर की तरफ नहीं जाएंगे और इसमें इंटरनेशनल पावर्स जो हैं वो इंटरफेयर करके इसको डीएस्केलेट करने की कोशिश करेंगी। रफी साहब, बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में आए। ईसा, थैंक यू वेरी मच, आप प्रोग्राम में आए, शॉर्ट नोटिस पे आए, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, एक बड़ी अहम बात है कि वॉर जो है वो दोनों कौमों को, ना पाकिस्तानी कौम को ना इंडियन कौम को वॉर सूट नहीं करती, लेकिन पाकिस्तान जो है वो मुकम्मल सलाहियत भी रखता है अपने डिफेंस की, अपनी मुल्की सालमियत के हवाले से तमाम सलाहियतें बरूए कार लाना जानता है। और ये हमने दिखा दिया पूरी दुनिया को कि हम एक दफ़ा बर्दाश्त कर सकते हैं, एक दफ़ा ये पैगाम दे सकते हैं कि हम अमन पसंद कौम हैं, लेकिन बार बार अगर तंग किया जाएगा, बार बार हमारे बॉर्डर की खिलाफ वर्जी की जाएगी, तो हम मुंह तोड़ जवाब देना जानते हैं। और इस मामले में पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो बिल्कुल एक है और अपनी पाक अफवाज के साथ खड़ी है। यानी यहाँ पे दें हमें इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।